शुरू करते हैं। बात बंद। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पेलियोलिथिक एज के बारे में। तो ये एज जो है दिखाती है कि जो मानव है ह्यूमन ह्यूमन बना कैसे, ठीक है ना। जो ये जो फेस दिखाता है कि एनिमल से मैन कैसे बन गया। मैन जो एनिमल था पहले, मैन वाज जस्ट लाइक द एनिमल। जो मानव था वो एनिमल ही था, और एनिमल से मैन बनने की कहानी है आपकी पैलियोलिथिक एज, ठीक है। जो पूरा पाषाण काल है वह एक एनिमल से मैन बनने की कहानी है। कैसे ये जो ट्रांजिशन हुआ, आप पूछो कि कैसे बन गया, उसमें क्या चेंज आ गया। तो सबसे बड़ा तो चेंज हुआ दो चीजों का, नेसेसिटी, नीड। नीड क्या होती है? नीड जो होती है, नीड आदमी को कहीं से कहीं ले जाती है, नीड। तो जो पैलियोलिथिक एज जो थी ना, आदमी को नीड ने कहां से कहां पहुंचा दिया, एक एक जानवर से एक आदमी बना दिया। ये नीड होती है, नेसेसिटी, नीड। और नीड ही आपको लेके जाती हो। आपको यहाँ बैठे हो नीड के लिए ही बैठे हो, एक छोटी सी जगह बहुत बड़ी जगह जाना चाहते हो, ये नीड है। तो जो पैलियोलिथिक मैन था, जो आदि मानव था, वो पहले एनिमल ही था। उसके बिहेवियर थे, उसके एक्शंस थे, उसके काम थे, सब कुछ एनिमल थे। लेकिन अर्थ पर कुछ ऐसा चेंज हो गया, धरती पर कुछ इकोलॉजिकल चेंज हो गया। उस इकोलॉजिकल चेंज होने के कारण जो मानव की फूड है, जो फूड जो रिक्वायरमेंट फूड की है, वो उसकी बदल गई। पहले जैसे फूड मिलता था वैसे उसको मिलना मुश्किल हो गया, और किसी कारणों से उसे ऐसे जो चार पैर ऐसे चलता था, उसको तो अपने दो पैरों से चलना पड़ा, यानी उस पर पैरों पर उसको खड़ा होना पड़ा। और क्या कंडीशन रही होगी वो उसको बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाखों साल पहले की कहानी है। लेकिन यह जो इसका कंक्लूजन ये है कि मानव को किसी कारणों से अपने दोनों पैरों पर खड़ा होना पड़ा। खड़ा ही नहीं होना पड़ा, बल्कि उसे दौड़ना पड़ा, और उसे बहुत लंबे समय तक दोनों पैरों पर करना पड़ा। ऐसा जो मानव था, जिस जो पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उस मैन का, उस मानव का नाम क्या था? वह व्यक्ति जो पहली बार अपने पैरों पर, दो पैरों पर खड़ा हुआ, उसका नाम था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इरेक्टस। और यह भी बहुत चौंकाने वाली बात है, यह पहला ऐसा मानव था जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। और पैरों पर खड़ा होने के कारण सबसे बड़ा उसके बॉडी का जो फिजियोलॉजी उसकी बदल गई। दो बहुत बड़ा चेंज हुआ। एक है कि जो इसकी बैकबोन हुआ करती थी पहले, ऐसे हुआ करती थी, ये ह्यूमन बैकबोन है, ऐसे। ये ह्यूमन बैकबोन है, और इसका सर ऐसे हुआ करता था। इसकी जगह पर बैकबोन कैसे हो गई? ऐसे खड़ी हो गई, बैकबोन ऐसे हो गई। इससे बहुत बड़ा चेंज हुआ। सबसे बड़ी क्रांति ह्यूमन बॉडी की ही मानी जाती है, कि जो ह्यूमन बॉडी की बैकबोन एकदम सीधी हो गई, ऐसे हो गई। और दूसरा चेंज हुआ कि पहले का जो मानव हुआ करता था, उसकी जो एक बैकबोन थी, उसका जो हेड हुआ करता था ना, ऐसे हुआ करता था, ऐसे। और जब होमो इरेक्टस जब मानव हुआ, तो इसका सबसे बड़ा चेंज हुआ, इसकी बैकबोन जो थी, और इसका जो ये बीच में हो गया, दो चीजें हुई। ये दो बहुत बड़ा क्रांतिकारी चेंज हुआ होमो इरेक्टस में। इसकी जो हेड था वो बैकबोन के सेंटर में आ गया, और जो वह ऐसे चलता था, इसकी जो है स्थितियां बदल गई। इसका रीजन ये हुआ कि जो मैंने बताया कि जो कोई भी एनिमल जो ऐसे चलता है ना, उसके प्रबुद्ध होने की या उसके इंटेलेक्ट बनने की कभी आप कामना मत करिएगा, कभी बन ही नहीं सकता है। क्योंकि ऐसे पोस्चर में, ऐसे कंडीशन में उसका जो माइंड है कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। ये एनिमल ही रहेगा, ठीक है ना। और इसका रीजन ये होता है कि ब्लड का जो एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है उसके हेड पर पड़ता है, और जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, इससे जो माइंड की जो नर्व्स होती है, जो सेंसरीज होती हैं, उसका डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए मानव मानव कभी नहीं बन पाया। जैसे ये ऐसे हुआ, दो चीज हुआ कि जो ब्लड, जो हेड के ऊपर जो एक्स्ट्रा ब्लड का प्रेशर था, वो रिड्यूस हो गया और कम हो गया, और माइंड की जो सेंसरीज थी उसका डेवलपमेंट
हो गया और मानव के अंदर सोचने, समझने, एनालिसिस करने और कंक्लूजन निकालने की क्षमता उसके अंतर्गत आ गई। कॉज एंड रिएक्शन, कार्य और कारण दो बहुत बड़ी घटनाएं होती है। किसी चीज का यह कारण है, इसका कारण का कार्य यह होगा, या कोई कार्य है तो इसका कार्य का कारण यह होगा। इसकी एनालिसिस सिर्फ मानव के पास है, किसी के पास नहीं। और जिस दिन बंदर के पास क्षमता आ जाएगी, गुरिल्ला के पास आ जाएगी, फिर क्या होगा? मानव ही बच जाएगा ना। वो बंदूक से आप मारोगे, बंदूक में गोली नहीं भर पाता है, कारतूस नहीं कर पाता है वो। ठीक है, जिस दिन उसको मालूम हो जाएगा कि ये आदमी उनको डरा रहा है और ऐसे बंदूक कैसे करेंगे, मारेंगे, और तो फिर वो, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इन घटनाओं को, सीक्वेंस को वो लिंक नहीं कर पाता है। वो सीक्वेंस को लिंक नहीं कर पाता है, यानी कार्य और कारण को अच्छी तरीके से लिंक नहीं कर पाता है। और ह्यूमर क्या होता है? उसको, घटनाओं को अच्छी तरीके से जानता है कि हम यह प्रोसेस करेंगे, इस प्रोसेस का बाद इसका रिजल्ट ये होगा। तो होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी घटना यह मानी जाती है। होमो इरेक्टस का पता सबसे पहले इंडिया में ही लगाया था। मैंने बताया था मध्य प्रदेश में एक जगह है हथनोरा, ठीक है, हथनोरा में क्या नाम था जो ने पता लगाया था? सीहोर में है। अरुण कुमार सोनाकिया पहले व्यक्ति थे जिसने नर्मदा नदी, नर्मदा वैली में यह पता लगाया, होमो इरेक्टस का पता लगाया था। और यह विश्व में अनोखी घटना थी, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा चेंज जो है होमो इरेक्टस में हुआ और इस परंपरा को फिर आगे बढ़ाया होमो सेपियंस ने। तो जितने 7 प्रकार के मानव मैंने आपको बताया था, वह सभी मानव की प्रजातियां धरती से विलुप्त हो गई, डिसअपियर हो गई। अंत में सिर्फ बचा होमो सेपियंस। अब आप पूछ सकते हो तो दूसरे जो 6 प्रकार के मानव थे, अगर वो जिंदा होते तो कैसे होते? ठीक है, तो होमो सेपियंस तो जिंदा है, तो शायद दूसरे प्रकार के मानव, बहुत तो कहते हैं कि पहले का मानव 8 फुट लंबा होता था, 10 फुट लंबा होता था। ये कहानियां सही अपनी जगह पे है। बहुत से जो ह्यूमन फॉसिल्स पाए गए हैं, अभी प्रतापगढ़ में एक जगह है, प्रतापगढ़ जिला है, जानते होंगे, नाम सुने, इलाहाबाद के बगल में है। वहां पर एक जगह है, वहां पर 7 फुट का लंबा ह्यूमन फॉसिल पाया गया। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अगर ऐसे मानव, कुछ मानव ऐसे भी थे जो कि 3 फुट के, 2 फुट के हुआ करते थे, छोटे भी हैं। तो इस तरीके के हाँ होते नाटक होते हैं। पिग्मी, पिग्मी बोलते हैं। तो जो, अच्छा, कुछ ऐसे, एक मिनट रुक जाओ बेटा थोड़ा सा प्लीज। हाँ? तो ऐसे प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के मानव थे। कुछ मानव तो ऐसे थे जिनकी खोपड़ी इतनी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन बहुत एक जो अलग अलग प्रकार के मानव वो डिसअपियर हो गए। अंत में बचा आपका होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस की जो ओरिजिनेशन होती है वो अफ्रीका में होती है। केनिया, युगांडा, इथोपिया, ये 3 जगह हैं जहां होमो सेपियंस की ओरिजिनेशन पाई जाती है। वहां होमो सेपियंस अपीयर हुआ। अभी तक तो यही रिसर्च है, शायद इंडिया में भी कभी पता चल जाए, लेकिन अफ्रीका में वह जनरेट होता है और अफ्रीका से माइग्रेट करके वह इंडिया की तरफ आता है और इंडिया से फिर यूरोप की साइड में चला जाता है और पूरे विश्व में फैल जाता है। कल इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, माइग्रेशन क्यों क्यों हुआ, क्यों हुआ? फिर वही नीड की फिर जरूरत पड़ जाएगी। नीड ही आदमी को माइग्रेट किया होगा। उस समय शायद अफ्रीका की ऐसी कंडीशन रही होगी कि अच्छी नहीं रही होगी, उसको खाना पीना में दिक्कत हुई होगी, और जहाँ क्लाइमेट अच्छी नहीं होगी, ह्यूमन जो है उस तरफ क्या किया होगा, माइग्रेट किया होगा उस तरफ। का गाना है, जैसे अंडमान निकोबार में नाम सुना है, जारवा का नाम सुना है? जारवा, जारवा वहाँ की ट्राइबल है और विश्व में अकेली बड़ी स्ट्रिक्ट मानी जाती है। तो जो जारवा लोग हैं ना, वो अगर जारवा को मिलाओगे और अफ्रीका को मिलाओगे तो बहुत सिमिलरिटी, जो दोनों को अभी डीएनए जो मिलाया गया है, जारवा के लोगों का डीएनए, अफ्रीका के लोगों का डीएनए, वो बहुत कुछ मिलता जुलता है। ठीक है ना। और जारवा के लोगों में कोई मिक्सेशन नहीं हुआ। जैसे अब यहाँ जो हमारे भारत की आबादी काफी मिक्स हो चुकी है ना, तो इसकी ओरिजिनलिटी का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो जारवा हैं और दूसरे जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, उसमें वो लोग अपने में ही मैरिज करते हैं, इसीलिए वहाँ पर कोई मिक्सेशन नहीं है। तो ये जो लोग अंडमान निकोबार गए हैं, वो इंडिया से ही होके गए, उसका रूट अलग से नहीं है, वो इंडिया से।
दैट इज तो वो अलग विषय बताएंगे तो टाइम लग जाएगा। देखो अभी उन्होंने पूछा तो मैं बता दूं आपको, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा था। आज से 10 से 15,000 साल पहले जो अर्थ थी ना, जो धरती थी पूरी की पूरी आइस से ढकी हुई थी, पूरी अर्थ, इसे ग्लेशियल एज कहा जाता है। तो धीरे धीरे 10 से 15,000 साल पहले क्या हुआ कि जो धरती पर चेंज हो गया और हीट धरती की बढ़ने लगी। जब हीट बढ़ी तो हीट बढ़ने के कारण जो आइस थी वो मेल्ट हो गई, और मेल्ट होने के कारण समुद्र का जो लेवल है ना वो नीचे था, वो क्या हो गया, ऊपर हो गया। कहा जाता है करीब 9 से 10 मीटर जो समुद्र का लेवल ऊपर हो गया। कितना ऊपर हो गया? और जब ऊपर हुआ तो जो धरती जो आइस से ढकी हुई थी, धरती ओपन हो गई। और जब ओपन हो गई यानी दिखाई देने लगी, इसको पेड़ पौधे वनस्पतियां जो है क्या हो गई, साफ साफ दिखाई देने लगी। और जो क्लाइमेटोलॉजी थी धरती की वो काफी आदमी के क्या हो गई, फेवरेबल हो गई। और जो अधिकतर जो माइग्रेशन हुआ वो इसी समय हुआ, 10 से 12,000 साल पहले का हुआ है। ये बताना चाह रहे थे, फिर उधर जाने का मतलब क्लास बढ़ जाती है। आगे बढ़े हम लोग। पैलियोलिथिक काल की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहली घटना है इन्वेंशन ऑफ फायर, अग्नि का आविष्कार। जो पूछा जाता है कभी का, लिख लीजिए। अग्नि का आविष्कार जो सबसे पहले किया गया था वो कहाँ किया गया था? अग्नि का आविष्कार, फायर ऑफ इन्वेंशन हुआ पैलियोलिथिक एज में। ठीक है ना? पैलियोलिथिक। अब ये पूछता जैसे एक अलग क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि व्हील का आविष्कार कब हुआ? व्हील का यानी पहिए का आविष्कार, वह नियोलिथिक एज की घटना है, पैलियोलिथिक की नहीं है, नियोलिथिक एज की घटना है। हो गया। और उसमें मत लिखेगा कि जो व्हील का आविष्कार हुआ वो नवपाषाण काल की घटना है। ठीक है ना? मैं आगे बताऊंगा, फिर भी मैं चूंकि यहाँ क्वेश्चन इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज है कि आदमी ने, ह्यूमन ने चित्रकारी कब सीखी, कब बनाई? बताइए किस एज में? पूरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक में। मध्य नहीं बेटा, पूरा पाषाण काल। कहाँ पे लिखवाया भी तुमने? भीमबेटका। ठीक है ना? भीमबेटका में पहली बार ह्यूमन ने चित्रकारी बनाया और जो की प्रक्रिया आगे बढ़ गई। दो घटनाओं की लिखिएगा पैलियोलिथिक एज की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, एक है कि इन्वेंशन ऑफ द फायर, एंड सेकंड इज द क्या, पेंटिंग, चित्र बनाने की जो कला थी वो इस काल की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। अब हम आते हैं मेसोलिथिक एज पर। मेसोलिथिक एज के बारे में हम लोग आगे। मेसोलिथिक एज या इसे कहा जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तो इसका पता सबसे पहले कहाँ पे लगाया गया था, कैसे लगाया गया था? पढ़ा चुका हूँ, आप लोग रिविजन करिए ना। मेसोलिथिक एज का पता सबसे पहले किस जगह पर? नहीं नहीं नहीं, भीमबेटका तो पैलियोलिथिक का बता रहे हो हैं? पीछे पीछे मैं लिखवा चुका हूँ, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नेओलिथिक। इसके बाद आपका इंडिया, आपका जो है उसके बारे में सब मैं लिखा चुका हूँ। क्या? अरे नाम लिखिए बहुत बड़ा, सी एल कार्लाइल। सी एल कार्लाइल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मेसोलिथिक एज के बारे में पता लगाया और कहा कि मेसोलिथिक एज एक अलग एज हुआ करती थी। और कब की घटना है? 1867, 72, 67। ठीक है ना? और इसके बाद कहाँ पता लगाया था? ये विंध्य एरिया में है, विंध्य क्षेत्र में है। ये डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर। और वो वाले मिर्जापुर मत चले जाइए आप लोग। ठीक है? डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है? सोहागी की पहाड़ी। कभी आपको उधर जाना पड़े, अगर आप इलाहाबाद से कभी रीवा का नाम सुने? रीवा मध्य प्रदेश का पार्ट है।
इलाहाबाद से 120 किलोमीटर की दूरी पर रीवा है। आप जाएंगे तो सुहागी पहाड़ी पड़ेगी। हाँ, इलाहाबाद से रीवा ये मध्य प्रदेश जब जाएंगे आप, सतना उतना की साइड में जाएंगे तो बीच में यह सुहागी की पहाड़ियां पड़ती है। लेकिन उस समय मिर्जापुर में थी और आज यह मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, उस समय मिर्जापुर का पार्ट था और आज कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सुहागी की पहाड़ियां आज मध्य प्रदेश में है, न कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो एक पहाड़ी का नाम है सुहागी की पहाड़ियां। सुहागी की पहाड़ी, हिल्स ऑफ द सुहागी यहाँ पर पाया गया था। और यहाँ पर इनको मिला क्या? इनको कुछ चीजों को मिली थी। इनको माइक्रो टूल्स मिले। इनको माइक्रो स्टोन टूल्स मिले। स्टोन टूल्स यानी सूक्ष्म प्रस्तर के उपकरण इनको प्राप्त हुए थे वहां से। और कुछ यहाँ पर इनको पेंटिंग भी प्राप्त हुई। ठीक है, तो जो इसे इनको बोला जाता है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स, माइक्रो माने मतलब छोटा और लिथ माने पत्थर, छोटे छोटे पत्थर या स्टोन्स इनको यहाँ से प्राप्त हुए। तो इन्होंने कहा कि और इनकी जो स्टोन्स कितना हो गया? सीएल कार्लाइल 1867 विंध्य की पहाड़ी, सुहागी की पहाड़ी में इनको प्राप्त हुआ था। इन्होंने सबसे पहले मेसोलिथिक एज का सबसे पहले नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यही क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, सिविल में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं बताया आपको। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो स्टोन टूल्स प्राप्त हुए थे उन स्टोन टूल्स के नाम क्या हैं, यानी मेसोलिथिक एज के जो स्टोन टूल्स हैं उनके नाम क्या हैं। पेलियोलिथिक का मैंने क्या बताया था नाम? पेलियोलिथिक और हैंडेक्स। पेलियोलिथिक एज का जो मेसोलिथिक जो जो टूल्स है उसके नाम बताया कि दो का नाम मैंने बताया था। उसी तरीके से मेसोलिथिक एज के भी जो स्टोन टूल्स पाए गए हैं उनके नाम। तो आप लिखिएगा मध्य पाषाण काल के उपकरण। ठीक है ना, उपकरण यानी टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज। कितने लोग हैं इस वाले की हैं? चलो ठीक, कोई बात नहीं। कि मध्य पाषाण, दोनों को मैं लेके चल रहा हूँ। मध्य पाषाण काल के प्रस्तर उपकरण। प्रस्तर उपकरण, हालांकि लिखने में टाइम बहुत लगता है, फिर भी लिखना भी जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। अब इसके नाम क्या हैं इसके बारे में पहले बात कि इनके अलग अलग नाम इनको बताया गया है कि इसके नाम इनके क्या है। अब इसमें नाम जो है जैसे है ब्लेड है, स्क्रैपर है, ब्लेड, स्क्रैपर, ब्यूरिन, BURIN, ब्यूरिन। ठीक है, ब्यूरिन अभी बता रहा हूँ। ब्लेड है, स्क्रैपर है, ब्यूरिन है और क्रिसेंट है। क्रिसेंट, क्रिसेंट। ब्लेड तो ब्लेड समझ रहे हो, स्क्रैप का मतलब छीलने के लिए स्क्रैपर। कुछ ऐसे स्क्रैपर होता है, ऐसे ये ऐसे होता है। तो ऐसे स्टोन जो होता था और इसे छीलने के काम आता था। कोई पेड़ काट दिया तो पेड़ को छीलना है, किसी जानवर को मार दिया तो उसको छीलना है, उसको स्क्रैपर कहा जाता है। ब्यूरिन का मतलब होता है छेद करने के लिए, जमीन पर छेद करना है। ऐसे ऐसे देखते हो ना, जैसे लोहा करता है ऐसे छेद करने के लिए, तो इसको ब्यूरिन को इसीलिए छेदक कभी कहा गया, उसको छेदक भी कहा जाता है। क्रिसेंट का मतलब होता है चंद्राकार। चंद्राकार, चंद्राकार, चंद्राकार का मतलब ऐसे, ये चंद्राकार। ऐसे ले लिया, ऐसे हाथ से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद छीलने के लिए, काटने के लिए, या जैसे किसी एनिमल को काटना है, करना है तो एनिमल की स्किन को निकालने के लिए काम लेता था, इसको कहा जाता है चंद्राकार। इस प्रकार के ये जो है मतलब बनाए गए। और ये जो थे बहुत, इसकी जो साइज हुआ करती थी काफी छोटी हुआ करती थी। इनकी जो साइज है दैट इज द वेरी स्मॉल, 1/2 इंच से लेकर के 1/4 इंच तक इनकी साइज मानी जाती है। साइज की बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। छोटे होने का रीजन ये था कि इसको ये लोग दूसरे किसी लकड़ी की लट्ठे में लगा दिया, किसी दूसरी जगह फिट कर दिया,
जैसे तीर होती है ना, एरो, एरो देखिए, एरो के आगे जो अलग से लगाया जाता है, एक एरो होता है, एरो तीर, तो तीर के आगे का पोर्शन है ना, जो नुकीला वाला पोर्शन है अलग से इम्पोर्ट किया जाता है, इसमें इफेक्ट किया जाता है। उसी यह जो है पेलियोलिथिक एज की बात है। उसी तरीके से आदि मानव जो करता था, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को दूसरे चीजों पर फिट कर देता था ताकि वो नुकीला बन जाए, और फिर उससे वो काम क्या करता था, काम करता था। अच्छा, दूसरी सेकंड क्वेश्चन है कि इस प्रकार की जो चीजों को ये यूज करता था, तो जो स्टोन था ना, स्टोन किस प्रकार के स्टोन को यूज किया, यानी जो पत्थर थे वो किस प्रकार के होते थे, इसको टर्म डालिएगा कि इसको बनाने में किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया। पत्थर, तो जो पत्थर बनाए वो हार्ड स्टोन थे, हार्ड स्टोन, यानी मानव को यह मालूम हो गया कठोर पत्थर का इस पत्थरों का यूज किया गया। यह मानव को मालूम हो गया कि जो अब उसको नरम पत्थर और कठोर पत्थर में अंतर यहाँ किया मानव, तो इसका प्रकार के जो इन्होंने निर्माण किया वो हार्ड स्टोन पर किया गया, और जो हार्ड स्टोन है उसके नाम है जेस्पर है, जेस्पर, इसको इंग्लिश में लिखिएगा बेटा, अगेट है, जेस्पर है, अगेट है, उसके बाद क्वार्टज है, क्वार्टज, क्वार्टज है, और फ्लिंट, ये स्टोन के नाम है जो कि हार्ड स्टोन माने जाते हैं, ये हार्ड स्टोन माने जाते हैं, इस प्रकार का इन्होंने इस्तेमाल किया। हो गया, इसको लिखे तो आगे बढ़ो। मैंने बताया कि इसमें जो टूल्स है, पेलियोलिथिक एज में जेस्पर, अगेट, क्वार्टज एंड फ्लिंट, फ्लिंट FLINT, फ्लिंट, इस प्रकार के स्टोन्स का, इस प्रकार के टूल्स को बनाने में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और जो नाम है, मैंने बताया कि पेलियोलिथिक केस का जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था उसका नाम क्या था, चॉपर, चॉपिंग, और दूसरा है पाषाण का नाम अलग है। जो पेलियोलिथिक केस का जो, हाँ पूरा इसको लिखो, मैं आगे बढ़ाऊं। ये जेस्पर है, ब्लेड, स्क्रैपर, ब्यूरी एंड क्रिसेंट, क्रिसेंट माने चंद्रमा होता है, इसी मैंने बताया ये चंद्रमा क्या करता है। हाँ बोलो, पहले बोलो क्या, पहले बोलो। समझ नहीं पाए अलग से पूछिएगा, अलग से पूछिएगा, ठीक है। तो एक ब्लेड हो गया, स्क्रैपर हो गया, ब्यूरिन हो गया, क्रिसेंट हो गया, ये मतलब स्टोन टूल्स के नाम है, और इसमें बनाया गया एक खास बात रखिएगा कि जो स्टोन टूल्स बनाया गया, जो पेलियोलिथिक इसका जो स्टोन टूल था वो थोड़ा बड़ी साइज का था, और इस साइज का क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। तो अब मैं अगले टॉपिक की तरफ, मैं जो काफी जुड़ी हुई है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो हो गया मेसोलिथिक एज, और ये हो गया आपका नियोलिथिक एज। ये तीन एज के बारे में मैंने आपको बताया। तो इसकी जो स्टोन टूल्स की जो साइज थी, स्टोन टूल्स की साइज थी, ये साइज बिग हुआ करती थी, बड़ी बड़ी हुआ करती थी। मेसोलिथिक साइज की ये माइक्रो हो गई, माइक्रो छोटी हो गई, माइक्रो में साइज लिखा है। और जो नियोलिथिक साइज की है, इसके स्टोन टूल्स की साइज इससे भी बड़ी हो गई, ये बिगेस्ट हो गई। ऐसा क्यों हो गया,
ऐसा क्यों हो गया? नियोलिथिक आदमी तो काफी डेवलप हो गया। देखो हुआ क्या कि इस आपके घर में पुरानी टीवी किसी के पास है, पुराने रेडियो किसी के पास है? पुरानी टीवी देखें कितनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी। और पहला आपको कंप्यूटर याद है, जब विश्व का पहला कंप्यूटर आया तो उसको इतने बड़े रूम में रखा गया और उसकी सारी प्रॉपर्टी को देखा जाए तो आज के इतने बड़े कंप्यूटर में सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। जब ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्रो करता है तो वो टेक्नोलॉजी जो है छोटी हो जाती है। टेक्सला की टीवी और जो टीवियां हुआ करती थी आपके घर में देखिए इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी। आज टीवी काफी शॉर्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी शॉर्ट हो गई है। ह्यूमन एवोल्यूशन में भी यही हुआ। ये पत्थर काफी बड़े बड़े हुआ करते थे स्टोन टूल्स, और यहाँ पर और भी छोटे हो गए, और यहाँ जाएगा तो बड़ा कैसे हो जाएगा? यह बड़ा एक रिडल है। लेकिन आप जान के आश्चर्य कर जाएंगे कि उसका रीजन क्या है। कि जो पहले स्टोन टूल्स बनते थे ना वो पत्थर के बनते थे। जब आदमी का माइंड ग्रो हो गया, तो ज्यादा हो गया, तो उस स्टोन टूल्स को वो लकड़ियों पर बनाने लगा, बोन्स पर बनाने लगा, और ऐसे ऐसे चीजों पर जिसको उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता था। इसीलिए ऐसे टूल्स बचे नहीं, क्योंकि बोन्स की एक एज होती है, लकड़ियों के भी एक एज होती है। इसीलिए जो एडवांस टूल थे वो डिसअपियर हो गए, ये डिसअपियर हो गए, और जो थोड़े से जो अनफिनिश्ड एरिया थी वो बची रह गई। आप जैसे कि आज आप बात करिए, आज हम लोग जो है मार्स पर जा रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, लेकिन आप मध्य प्रदेश के बस्तर में आप चले जाइए, वहां पर भी आदि मानव आज भी रहते हैं। और उनके टेक्नोलॉजी, उनको कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है, न तो उनको मोबाइल के बारे में, किसी चीज के बारे में नहीं। तो जो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं वो करीब शायद 5000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी प्रयोग वो कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आज से 500 साल पहले धरती पर कुछ हो गया और फिर से फिर से रिसर्च अगर हो गया, तो इतिहासकार तो यही लिखेगा ना। जहाँ दिल्ली में सुपर जहाँ चंद्रमा में जाने की बात हो रही थी और आदि मानव कुछ ऐसा तो जो कि आदि गुफा में ही रहता था, तो दोनों को आप लिंक नहीं कर पाओगे साथ में। उस समय भी तो जब नियोलिथिक एज मानव आया तो जो हमारी अच्छी टेक्नोलॉजी थी वो तो डिसअपियर हो गई, और जो लोग उतने ग्रोन अप नहीं हुआ करते थे, जो पहले ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, वो उस कल्चर को उन्हें आज भी कंटिन्यू कर दिया। तो नियोलिथिक एज का जो टूल्स था वो बहुत एडवांस हो गया अपने आप में, और उसके बाद भी लेकिन उसका हमको हमारे पास साक्ष्य मौजूद नहीं है, बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल चेंजेस ये चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है ना। अब इसके एरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ से पाया गया है एरिया। आप 21st सेंचुरी को रहते हैं ना, तो आप जो झारखंड में आदिवासी है वो आदि ग्रोन अप नहीं है, वो मोबाइल के बारे में उनको पता नहीं है, किस चीज के बारे में नहीं है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े हुए हैं। जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ा होगा उसका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा। वो 100-200 साल पहले की बात करेगा, उसी तरीके से करेगा। ये रीजन है। अब जैसे जारवा की बात करिए, जारवा की लाइफ स्टाइल आज से जो 5000 साल पहले मानव की थी वही लाइफ स्टाइल, कोई अंतर उसमें नहीं हुआ, और वो बदलना भी नहीं चाहता। दैट इज द रीजन, और कोई नहीं। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी एरिया के कि कहाँ कहाँ से इसकी एरिया पाई गई। बातें नहीं बेटा, एरिया इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है और क्या है। मेसोलिथिक मैं बता रहा हूँ, मेसोलिथिक एज की एरिया क्या है। मेसोलिथिक एज की जो एरिया है वह नॉर्थ इंडिया का जो गंगेटिक फील्ड है, यानी उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र छोड़कर छोड़कर पूरा भारत इसमें आता है। नॉर्थ इंडिया का जो मैदानी क्षेत्र है, प्लेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया, होल ऑफ द इंडिया इज कवर्ड इन द मेसोलिथिक एज। ठीक है। एक्सेप्ट नॉर्थ इंडिया प्लेन, होल ऑफ द इंडिया, यानी नॉर्थ इंडिया जो उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसको छोड़ दिया जाए तो पूरा भारत जो है मध्य पाषाण के क्षेत्र में आता है। ठीक है ना।
उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को छोड़ करके पूरा भारत मेसोलिथिक एज में आता है। हो गया, ये एरिया हो गई। अब इसकी सैलिएंट फीचर्स के बारे में लीजिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। देखिए, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। सबसे पहले इसकी पहली जो विशेषता है, हाँ, एक मिनट करना थोड़ा, महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है ना। सैलिएंट फीचर्स इसमें पढ़ा है, पहली बार पूरे विश्व में दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है ना। दफनाने की प्रक्रिया सबसे पहले इसी काल में शुरू हुई, प्रोसेस ऑफ द क्रीमेशन, ठीक है ना। दफनाने की पहली बार प्रक्रिया शुरू हुई। The process of the cremation started, दोनों लिखना, आप जो मैं बोल दे रहा हूँ, क्रीमेशन का क्या मतलब होता है। हाँ, process of the cremation started first time in the Mesolithic age। दफनाने की पहली बार प्रक्रिया शुरू होती है। मानव इतना सिंसियर हो गया, क्योंकि जो लोग भी उसके परिचित मरते थे, पहले पेलियोलिथिक एज का जो मानव जब मरता था तो उसको छोड़ देते थे, कोई उससे सिंपैथी नहीं थी। लेकिन उसका जब माइंड ग्रोन अप हुआ, सोसाइटी बड़ी होगी, लोग नजदीक आए होंगे, जो और एकाएक आदमी सोया है और सोते सोते फिर उठा ही नहीं, सो ही गया हमेशा के लिए, तो बड़े आश्चर्य पड़े होंगे कि हो क्या गया है, आदमी उठ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो जो पहली बार फिलॉसफी शुरू हुई, फिलॉसफी इसे फलसफा कहा जाता है, तो फिलॉसफी यानी आदमी सोचा कि आदमी कल तक तो हमारे साथ में था और एकाएक क्या हो गया, उठा ही नहीं, तो फिर आदमी स्टंट हो गया होगा, शॉक हो गया होगा। तो फिर लेकिन जो आदमी 50 साल 60 साल आदमी में रहे और एकाएक बोलना बंद कर दे, तो फिर आदमी चिल्लाया होगा, रोया होगा, तो फिर उससे एक संवेदना, कंपेशन, नहीं, ऐसा आदमी को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। और बहुत ट्राई किए होंगे, आदमी नहीं उठा होगा, चलो ठीक है यार। मरने के बाद आदमी कहीं चला गया, वो किए क्या कि जैसे मरने के बाद उनको लगेगा कि इसका भी एक जीवन है, तो उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा खोदा, और गड्ढे को खोदने के बाद और उसकी जरूरत की जितनी चीजें होती है, खान पान की चीज को उसमें रखा, उसके लिए जो भी हथियार होता था, खान पान हो गया, बर्तन हो गया, सब कुछ उसके ऊपर क्या किया, उसने रख दिया, और रखने के बाद ऊपर से उसको दफना दिया, उसमें मिट्टी डाल दिया, और मिट्टी डालने के बाद उसने एक काम और भी किया, उसके ऊपर उसने एक स्टोन लगाया, पत्थर, ऐसे ऐसे उसने एक पत्थर लगा दिया, ये नीचे ऐसे गाड़ दिया, और इसके ऊपर से क्या किया, एक स्टोन लगा दिया। यही नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा ना होल बना दिया, छेद बना दिया, और जब भी कोई अच्छा त्योहार आ गया तो आदमी जाता था और उसमें से जाकर के इसमें से तीनों को डाल देता। ऐसी कल्चर जो है यह देखने को मिलती है, इसे डोलमाइन कल्चर कहा जाता है, जो इसे जो भी यदि अभी जुड़ा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। तो यह जो परंपरा शुरू होती है, इसीलिए मेसोलिथिक एज में डेड बॉडीज को दफनाने और दफनाने से जितनी जुड़ी हुई प्रक्रिया होती है, उसकी भी शुरुआत कब होती है, मेसोलिथिक एज में ही शुरू की। कि व्यक्ति को दफनाने और उससे जुड़ी हुई धार्मिक क्रिया, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ द क्रिमेशन एंड प्रोसेस ऑफ द क्रिमेशन एंड द रिलीजियस सेरेमनी was started in the Mesolithic age। इसको लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, the process of cremation and the religious ceremony was started in the Mesolithic age, ठीक है।
और फिर तेज चलता है क्या? तेज चलता है क्या? हैं? तेज चलता है क्या? अरे वाह, कहाँ से लेगा? क्या लिख दिया? तो मध्य पाषाण काल में ये विशेषता सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शवों को दफनाने की प्रक्रिया या कब्र बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है और उससे जुड़ी हुई जो धार्मिक क्रियाकलाप होता है, रिलीजियस सेरेमनी होती है, उसकी भी स्टार्टिंग सबसे पहले मेसोलिथिक एज में देखने को मिलती है। ठीक है ना? अब सेकेंड विशेषता, सेकेंड दूसरा है हंटिंग एंड गैदरिंग। सेकेंड जो प्रोसेस है, पॉइंट नंबर 1, दूसरा पॉइंट है हंटिंग एंड गैदरिंग। ये क्या होती है? आखेट तथा संग्रहण। आखेट तथा संग्रहण ये होती है। सिर्फ आखेट तथा, आखेट का मतलब जो वाइल्ड एनिमल है उसका शिकार कराया, उसको किया और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन इसमें क्या हुआ? हंटिंग किया और उसके जो बचा हुआ जो मीट था उसको क्या किया? ले लिया पड़ेगा, यानी उस अपना फूड को उस अपने रखने की प्रक्रिया शुरू की। पैलियोलिथिक एज में सिर्फ हंटिंग था, गैदरिंग नहीं था। और मेसोलिथिक में क्या शुरू हुआ? हंटिंग और गैदरिंग दोनों। और गैदरिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं सिर्फ एनिमल की गैदरिंग या मांस की गैदरिंग, जो भी जंगली फल फल होते हैं, पौधे होते हैं या जो भी निकाला वो अपने साथ में उसे अपने साथ में रख लेता है ताकि वो आगे के लिए काम आ सके। पैलियोलिथिक एज में यह विशेषता देखने को, तो यह प्रक्रिया अपने आप में शुरू हुई। दूसरी चीज ये है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अगली जो प्रक्रिया ये समझ में आ गया, हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग पहले था, गैदरिंग नहीं था। अब इसमें क्या हो गया? हंटिंग एंड गैदरिंग। दूसरी प्रक्रिया होगी प्रोसेस ऑफ domestication animal started। जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया शुरू। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि एनिमल को पहली बार, अब ये दो क्वेश्चन है, बहुत बारीक ध्यान सुनिएगा। एनिमल को डोमेस्टिकेट कब किया गया? कब बना दिया गया? पालतू बनाया गया नव पाषाण काल में, इसमें नहीं बनाया गया, लेकिन प्रक्रिया शुरू हुई मेसोलिथिक एज में। बहुत बारीक कब शुरू हुई? शुरू हुई मेसोलिथिक एज में, लेकिन कंप्लीट हो गई कि इसकी प्रक्रिया शुरू हुई मध्य पाषाण काल में, लेकिन नव पाषाण काल में यह प्रक्रिया करीब करीब क्या हो गई? पूरी हो गई। सबसे पहला देखिए, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करा है कि सबसे पहले किस एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया?
कुत्ता, कुत्ता को सबसे पहले मानव ने डोमेस्टिकेट किया अपने साथ में, यानी मानव का सबसे अगर नजदीकी कोई फ्रेंड एनिमल में है, मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, एनिमल में कोई मानव का सबसे नजदीकी दोस्त है, वो है कुत्ता। ठीक है ना। डॉग को मानव ने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया, यह और बहुत दिनों का मानव का कुत्ते का साथ है, बहुत पुराना। तो जो जो लोग कुत्ता पालते हैं ना, शायद उनके अंदर पहले वाली प्रवृत्तियां शायद कुछ रही, क्योंकि जीन तो हमारा कहता है कि जो 1 लाख साल पहले जो मानव था, उसका जीन आज भी हमारे पास जैसा का तैसा विद्यमान है। मानव कभी मरता नहीं है, कोई नहीं मरता है। 1 लाख साल पहले जो होमोसेपियंस के अंदर जो क्वालिटीज रही होंगी, वो हमारे वाक के अंदर भी बिल्कुल मेंटेन है, उसमें कोई टेंशन नहीं, वही। ठीक है। अब वो बहुत लोगों से प्रवृत्तियां पैदा हो जाती है, मैं ये नहीं कहा कुत्ते की तरह से हो गए, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि लाखों साल तक जो कुत्ता मानव के साथ में रहा है और वह प्रवृत्तियां आज भी जब उभरती है तो आदमी कुत्ता पा लेता है, गोद में भी लिपटा के रखता है, खेलता भी है। मानव से ज्यादा कुत्ते से प्रेम कभी कभी आदमी करने लगता है। ठीक है, तो यह देखने को मिलता है। दूसरा दूसरा एनिमल किसे डोमेस्टिकेट किया गया होगा? सेकंड, दूसरा नहीं, भैंस और भैंसा। सेकंड, भैंस, जो भैंस होती है ना, उसको सबसे इसके बाद सेकंड जो है, क्योंकि उससे दूध दूध सकते हैं। दूसरी बात है, और घोड़े को बड़ा मुश्किल, घोड़े का तो बहुत बाद में किया गया, मैं उसको समय आपको प्रमाण कहाँ सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया, कैसे किया गया। ठीक है। अब तीसरी प्रक्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉटरी बनाने की शुरुआत, पॉटरी यानी बर्तन बनाने की शुरुआत। बर्तन बनाने की शुरुआत। अब बर्तन बनाने की जरूरत क्या होगी? अब ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी के बर्तन लिखेगा, मिट्टी के बर्तन, इसे पॉटरी कहा जाता है, प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ पॉटरी। अगर पॉटरी को आप देखिए तो बहुत छोटी सी बात है, मैंने बताया कि हंटिंग एंड गैदरिंग, जब आदमी गैदर करेगा, किसी चीज को इकट्ठा करेगा, तो कहाँ इकट्ठा करेगा? कोई कोई बर्तन चाहिए ना। जो बर्तन बनाया वो बर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक है हैंडमेड पॉटरी और दूसरा है व्हील मेड पॉटरी। व्हील मेड का मतलब जो चाक पर बनाया गया, और दूसरा बर्तन है वो हाथ से बनाया गया, हाथ मिट्टी को ऐसे बनाया और गोलाकार ऐसे बर्तन बना दिया। लेकिन चूंकि व्हील का जो आविष्कार वही मैंने बताया कि वो न्यूलिथिक एज में हुआ, इसीलिए यहाँ जो मेसोलिथिक एज की जो पॉटरी है वो कैसी है? हैंडमेड। यह जो पॉटरी है वो हैंडमेड है, यानी हस्तनिर्मित पॉटरी यह यहाँ पर बनाई। सबसे पहले मानव ने हस्तनिर्मित पॉटरी का निर्माण किया, मेसोलिथिक एज में सबसे पहले निर्माण किया। और जो पॉटरी बनाई, पॉटरी बनाने के बाद बर्तन के बाहर उन्होंने अलग अलग तरीके से उस पर डिजाइनिंग भी बनाई। जो डिजाइनिंग बनाई, इसके ऊपर जो डिजाइन बनाई गई है, ऐसे लिख लीजिएगा डिजाइन, ऐसे लिखिएगा डिजाइन। डिजाइन जो बनाई उसके ऊपर वह ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाई। जियोमेट्रिकल मतलब ज्यामितीय, ज्यामिति का मतलब होता है देखो, और ये बर्तन बनाया और बर्तन के ऊपर ऐसे त्रिभुज बना दिया, ऐसे बना दिया। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या किया, अलग अलग जितने भी ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होते हैं, त्रिभुजाकार, आयताकार, जितने भी होता है, सब उन्होंने इस तरीके से उन्हें अलग अलग तरीके से बनाया। इसके बाद डिविनिटी आर्ट, अल्पना। अल्पना क्या होती है? अल्पना
पहला तो बनाया ज्योमेट्रिकल हो गया और दूसरा हो गया अल्पना को बोला जाता है। कोई अल्पना इसे बनाता है? अल्पना रंगोली का नाम ये सुना है क्या? रंगोली वही है, अल्पना उसी से जुड़ा एक पार्ट है, उसी का पार्ट है। ऐसे बना दिया है? ऐसे बना दिया, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया। INITIP ड्यूरेटिव का मतलब होता है अल्पना। ड्यूरेटिव आर्ट अल्पना। तो दो प्रकार के इसको बनाया गया चीजों को लेकर के। अब आगे लिखिए, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द मेसोलिथिक एज, जो मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ से पूरे भारत में पाए। सेंटर ऑफ द मेसोलिथिक एज, लिखो बेटा, लिखो सेंटर ऑफ द मेसोलिथिक एज। यहाँ से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, हाँ, जो पढ़ाया वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन जो इसके सेंटर है यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, सीधे सीधे के क्वेश्चन आप, ठीक है, इसीलिए बहुत ही गंभीरता से इसको पढ़िएगा। पहला सेंटर है तमिलनाडु। तमिलनाडु मैंने बताया कि उत्तर भारत का जो मैदान है उसको छोड़ करके पूरे भारत से मेसोलिथिक एज के सेंटर क्या हुए हैं, आए। तमिलनाडु में एक सेंटर है टेरी। टेरी, इसे टेरी कहा जाता है, टेरी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो टेरी के नाम पर तो आधा लोगों के सर के ऊपर से ऐसे क्वेश्चन निकल जाता है कि ये कहाँ कहाँ से आइए, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो अब एक टेरी क्या है, ठीक है, तो टेरी का मतलब होता है तमिल भाषा में बालू। क्या होता है? तमिल भाषा में टेरी का मतलब होता है, टेरी का मतलब होता है बालू। बालू, बालू से क्या मतलब है? तो यहाँ पर क्या हुआ, करीब 10,000 साल पहले मैंने आपको बता रहा था कि धरती जो अर्थ थी ना वो पूरी आइस से मतलब क्या हुई थी, ढकी हुई, और समुद्र का जो पानी था ना वो क्या था, नीचे था। तो जो रामेश्वरम आप जाएंगे ना तो समुद्र का लेवल काफी नीचे था वहां, तो वहां आदि मानव क्या करता था, रहता था पहले। और जो मेसोलिथिक टूल्स थे, मेसोलिथिक टूल्स, तो मेसोलिथिक के जो औजार हुआ करते थे वो बालू पे वो दबा के रखता था ताकि उसको जरूरत पड़ने पर क्या हो जाए, मिल सके। और मेसोलिथिक टूल्स यहाँ छोटे छोटे नहीं पाए गए, कहा गया कि यहाँ फैक्ट्री हुआ करती थी, तो कहते बल्क में पाया गया। तो हुआ क्या कि जब सब समुद्र का लेवल जब ऊपर उठ गया तो पानी जो है उसको ऊपर कवर कर दिया, वो ढका था। तो बाद में इतिहासकारों ने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो फिर उन्होंने समुद्र के अंदर से या बालू के अंदर से इसका पता लगाया। तो इसीलिए कहा जाता है इसे टेरी कहा जाता है। टेरी वह जगह है यानी बालू के अंदर मेसोलिथिक टूल्स यहाँ से क्या हुए हैं, पाए गए। अब दूसरा सेकंड लिखिए, सेकंड है प्रताप, आपका जिला प्रतापगढ़, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, इलाहाबाद से नजदीक है, कोई गया हुआ इलाहाबाद का जो एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट है हम उत्तर प्रदेश से प्रतापगढ़, ठीक है। अब हमको इसे लिखना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है अपने आप। यहाँ से 3 सेंटर पाए गए हैं। पहला है, बहुत ध्यान से लिखिएगा इसको, पहला सेंटर है सराय नाथर राय। पहला सेंटर सराय
है, सेकंड सेंटर है महदहा, महदहा। और तीसरा सेंटर है दमदमा, दमदमा। कितना इंपॉर्टेंट सेंटर है ये। ये तीनों तालुक उत्तर प्रदेश में ही है। यह तीनों सराय महाराय और महदहा और दमदमा। ये जो सराय महाराय है, गोमती की एक सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरीज रिवर है, उसका नाम है सई नदी। यह सई नदी है के किनारे है सई नदी। एक गोमती की सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरीज ऑफ द गोमती। गोमती नदी की सहायक नदी है, उसके किनारे पाया गया है ये सराय महाराय। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसको बता रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि ह्यूमन स्कल सबसे पहले कहाँ पाया गया, वेदर बोलो। पूरे विश्व में मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी का जो सबसे हार्ड पोर्शन होता है वो स्कल या खोपड़ी होती है। तो खोपड़ी तो पूरे विश्व में पाई गई, ठीक है। तो खोपड़ी सबसे पहले कहाँ पाई गई भाई? पढ़ा चुका हूँ बेटा? नहीं नहीं, मैंने बताया कि जर्मनी में नियंडर नदी है, उसकी वैली में सबसे पहले वहाँ ह्यूमन स्कल पाया गया है, ठीक है। ह्यूमन स्कल सबसे पहले प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन स्कल। लेकिन दूसरी चीज है, ह्यूमन पूरा मानव अस्थि पंजर, ह्यूमन फॉसिल जिसे कहा जाता है, यह कहाँ से सबसे पहले? दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले ह्यूमन फॉसिल, पूरा का पूरा मानव का अस्थि पंजर सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो पूरा मानव अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुआ है? सराय नाहर राय से पहली बार प्राप्त हुआ। इसके पहले कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसको। हाँ, the first time the human fossils, first time the human fossils have been found from the Sarai Naharai, that is situated in the Uttar Pradesh of the district of Brador, ठीक है। यहाँ पर जो अस्थिपंजर, इसे अस्थिपंजर को मानव कंकाल भी कर सकते हैं आप, मानव कंकाल, मानव कंकाल। ऐसे 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए, 14 मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए। 14 मानव, ये भी पूछा गया कि किस जगह से 14 मानव कंकाल ह्यूमन फॉसिल्स कहाँ से प्राप्त हुआ। 14 ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड फ्रॉम द, आपको दो ही याद रखना है। इसके बाद महदहा के बारे में बताऊंगा कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। कब्र एक है लेकिन उसमें दफनाया गया है 3 आदमी को एक साथ। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक क्वेश्चन दमदमा से पूछा गया है कि किस, क्यों, ये तो दफनाने वाले ही जानते, लेकिन कुछ रहा होगा ऐसा, ठीक है। और अगला है कि हड्डी का आभूषण यहाँ से प्राप्त हुआ, हड्डी का आभूषण, ज्वेलरी ऑफ द बोन, ज्वेलरी ऑफ द बोन, ज्वेलरी ऑफ द बोन, हड्डियों का आभूषण। इससे यह शो करता है कि मानव अपने
सौंदर्य के प्रति, अपनी ब्यूटी के प्रति वो काफी जागरूक उसमें हो चुका था कि हमको अच्छा दिखना चाहिए, तो कानों में ये पहन ले, तो यहाँ ये पहन ले, उस तरीके से उसने हड्डी का बेटा सब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यह सभी क्वेश्चन अगर आप देखोगे उठा करके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग प्रकार से, इसीलिए इसको बहुत गलती से करते ही अपने लिए बहुत गंभीर और बहुत अच्छी कोशिश से इसका है। इसके बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट है, अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मिर्जापुर। ये हो गया बेटा, प्रतापगढ़ की 3 साइट्स आपको मैच कराने के लिए पूछता है। इधर दमदमा लिख देगा, इधर महाराजा लिख देगा, इधर कुछ और लिख देगा, इधर जो है आपको लिख देगा भीमबेटका लिख देगा। अगले साइड में 3 ऑप्शन और रहेगा, मैच कराने के लिए पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन किससे मैच करता है और किससे मैच नहीं करता। तो देखो प्रतापगढ़ जिले से 3 साइट पाई गई है। पहला है सराय नाहर राय, यह सई नदी के किनारे है। सई नदी गोमती की सहायक नदी है। हाँ हाँ, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। सबसे पहले पाया गया यहाँ पे, सबसे पहले, ठीक है। मैंने बताया कि सबसे पहले ह्यूमन स्कल्टर कहाँ से पाया गया? सराय नाहर राय से पाया गया। सबसे पहले पूछेगा तो इसका नंबर। देन जो है दमदमा में पाया गया, ये नहीं मानो तो उससे 3 टन का। ऐसे पहले यहाँ से नहीं पाया गया, पहले सराय नाहर राय से पाया गया, ठीक है ना। अगला चलिएगा, नेक्स्ट अगला है मिर्जापुर। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। मिर्जापुर में 3 जगह हैं। पहला है लेखैया, दूसरा है बगही, लेखैया और बगही को। इन दोनों जगहों पर केव सेटलमेंट पाया गया। केव सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब रहने योग्य गुफा यहाँ से प्राप्त हुई। और यहाँ इसके अलावा यहाँ से चित्रकला भी प्राप्त हुई है। चित्रकला यानी पेंटिंग भी। 2 चीजें प्राप्त हुई यहाँ पर, मानव के रहने योग्य गुफा, केव सेटलमेंट और चित्रकला का भी यहाँ दोनों जगहों से साक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके बाद अगला है मध्य प्रदेश से, मैंने आपको लिखवाया था। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। भीमबेटका, अब भीमबेटका में मैंने बताया था कि जो चित्रकला भीमबेटका से प्राप्त हुई है वह पेलियोलिथिक एज की भी प्राप्त हुई है और मेसोलिथिक की भी प्राप्त हुई है। इसीलिए भीमबेटका में भी इसके साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त होते हैं। हो गया। इसके बाद आगे लिखिए आदमगढ़। आदमगढ़, आदमगढ़,
आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, यह मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर पशुपालन की यूज क्या होगी? एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ओल्डेस्ट ये क्वेश्चन आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है, पूछा गया है 73 का। किस साइड से पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है? इसका नाम क्या है? आदमगढ़। ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ से एनिमल हस्बेंड्री का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो यहाँ से प्राप्त होता है। अगली साइड है चौपानी मांडो। मांडो, चौपानी मांडो यह इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में है, इसे आज कहा जाता है क्या? ठीक है, ये इलाहाबाद में है। यहाँ जो क्या क्या यहाँ से पाया गया है, और मक्खी के छत्ते के आकार की लाइक बी हाउस, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसे इनकी झोपड़ी की साइज इनको प्राप्त हुई है यहाँ से। ठीक है, और दूसरा है वन धान्य। वन धान्य का प्राचीनतम साक्ष्य। वन धान्य का मतलब होता है फॉरेस्ट राइस। जो जंगली धान होता है ना, जंगली धान फॉरेस्ट राइस होता है, उसका ओल्डेस्ट एविडेंस यहाँ से प्राप्त हुआ है। फॉरेस्ट राइस सारे ये 10,000 साल से पुराने, क्योंकि 10,000 साल के बाद नियोलिथिक एज हो जाती है। ठीक है ना, ये अच्छा। वन धान्य क्या होता है? वन धान्य और वन गेहूं। अच्छा, चलो बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको। जैसे गेहूं की खेती यहाँ बहुत अच्छी होती है, जब गेहूं की खेती होती है ना, तो लोग गाँव में गेहूं आ गए, जो पहले तो धीरे धीरे उसको रिफाइन किया, तो वो होता था वो घरेलू किया, यानी उसे उन्होंने मॉडरेट कर दिया। जैसे एनिमल होता था उस जंगलों में रहता था, और जब देखा कि हमारे काम का है, फिर हम उसे
सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस यहाँ से मिलता है चौपाटी मार्केट। और बाद में क्या हुआ, जो मिडिल एज में क्या हुआ, जो आज यह रिफाइंड हो गया, वन धान से घरेलू धान की प्रक्रिया। तो domestication of not only the animals but also the plants and flora and fauna। जो domestication जो किया गया उसमें एनिमल्स का ही किया गया, पेड़ और पौधों का भी domestication किया है। उसी का एग्जाम्पल है ये वन धान्य का चौपाली मामलों से प्राप्त होता है। और धान की खेती का पूरे विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? एनिमल इनाम मिलेगा उसे मेरी साइड से। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? नहीं बता पाओगे, बहुत सोच के बताओगे। यार इनाम की घोषणा मैंने किया, ऐसे थोड़ी कर दूंगा मैं। इनाम की घोषणा मैंने किया, ऐसे नहीं हो। हल्का क्वेश्चन तो आप बता देते तुरंत। आपको इनाम जरूर 100% मिलेगा। लहुरा देवा बताया, एकदम सही बताया, बहुत रेयर, वेरी गुड, इनके लिए क्लैपिंग। और धान की, एक मिनट, उनका आंसर सही है बात है। तो धान की खेती का सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस प्राप्त होता है लहुरा देवा से, ठीक है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। बागोर, आगे है बागोर। बागोर कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। बागोर, BAGOR, बी, बागोर, BAGOR, बागोर, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिगेस्ट साइट ऑफ मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ा स्थल है। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल, बिगेस्ट साइट ऑफ मेसोलिथिक एज। ठीक है, सबसे बड़ी साइट का मतलब है जितने भी साइट्स पाई गई हैं उसकी एरिया सबसे बड़ी है। दिस इज द बिगेस्ट साइट ऑफ द मेसोलिथिक एज। जितना भी साइट्स पाई गई उसमें सबसे बड़ी साइट कौन सी है? बागोर। सबसे पहले तो यही पूछता है कि बागोर कहाँ पे है, सीधा सा क्वेश्चन पूछता है। अभी तो आसान लग रहा है, बता दे रहे हो, एग्जाम में तो फिर लगता है कंफ्यूज कर दे, नहीं ये होगा वो होगा ऐसे, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। अगली साइट्स है, इंपॉर्टेंट साइट्स है लंघनाज। अगली साइट्स है लंघनाज। ये है गुजरात में। जितना मैं बता रहा हूँ, जो IAS मेंस भी लिख चुका है, इंटरव्यू भी लिख चुका है, आप उससे 2 क्वेश्चन पूछ लीजिए, बता दे तो हम बताएंगे जवाब। मैं इतना चैलेंज कर रहा हूँ, ये ड्रॉप हल्का ड्रॉप नहीं है। और इसका महत्व आपको पता चलेगा 2 साल के बाद, जब आप मेंस लिखना शुरू करेंगे, प्री एग्जाम देंगे, तब समझ में आएगा। अभी आपको हल्का सा लग रहा है ना, अब ये उस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको हल्का लगे, इसलिए लग रहा है, ठीक है ना। जब 25 किताबों को आप पढ़ोगे तब इतना मैटर आपको मिलेगा, तब तक आपकी 3 साल के ऊपर खत्म हो जाएगी, इतना पढ़ना, ठीक है। और लंघनाथ गुजरात में है। इसकी जो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, इसकी जो टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग है 10,000 8,000 BC के बीच में इसकी ये टाइमिंग इसकी पाई गई।
यहाँ पर पाया गया है बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल। जानवरों जंगली जानवरों की हड्डियां प्राप्त होने से, हाँ, जंगली जानवरों की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि मेसोलिथिक एज के लोगों ने जंगली जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेशन की जो प्रक्रिया है वो मेसोलिथिक एज में क्या हो गई थी, शुरू हो गई। यह इसको तुरंत बना के यह प्रूफ होता है, क्योंकि आर्कियोलॉजी है तो आर्कियोलॉजी में बिना प्रूफ और बिना साक्ष्य के कोई भी बात हम नहीं कर सकते। अंतिम साइड है, एक जगह है पैसारा। ये भी क्वेश्चन आईएएस से पूछा हुआ है कि पैसारा कहाँ पे है और क्यों फेमस है। पैसारा 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 जगह कहाँ है, ये बिहार में। ये कहाँ पे है, बिहार ये राज्य है, बिहार राज्य में है पैसारा। और यह पहली बिहार की जो पहली साइट्स है, बिहार की यह पहली मेसोलिथिक साइट्स है जो पैसारा से प्राप्त हुई है। सिर्फ इतना ही है, ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट नहीं। हो गया यहाँ से बस कुछ भी ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है। यह मेसोलिथिक साइट्स है, मध्य पाषाण काल का एक केंद्र अपने आप में है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 10-12 क्वेश्चन मैं ऐसे लिखा दे रहा हूँ जो कि मेसोलिथिक साइट्स से जुड़ा हुआ है, जो कि आप उसको करना। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर 1, देखो आप सिविल सर्विस की तैयारी करें। सिविल सर्विस इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी काम है। और अगर आप आईएएस बन जाओगे, आईएएस लेकिन आपको लगता है कि वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक चेयर पे बैठ जाओगे ना तो 8 घंटा कंटिन्यू बैठना पड़ता है, 6 घंटा। और अभी सिखाई गया, ठीक है ना। यही तो परीक्षा आप लोगों की है। यही स्ट्रगल आपको आगे निकलना है। जब पंखा नहीं चले तभी आपको बैठने का मौका होना चाहिए आपको पास एकदम। चलो आगे अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाथी दांत की लटकन, मैं लिख देता हूँ, आप लोग जब तक मैं बोलूंगा तब तक। हाथी दांत की लटकन, दमदमा। लटकन का क्या मतलब? तो ये जो कानों में पहना जाता है ना, ये जो कानों में मतलब गर्ल्स पहनती है, लेडीज पहनती है, उसी को लटकन। तो हाथी दांत का बना हुआ है, ठीक है ना। हाथी दांत का लटकन दमदमा से प्राप्त हुआ। दमदमा कहाँ पे है? जिले का नाम बताओ। प्रतापगढ़, सराय, राय, महदहा
और दमदमा, ये तीनों कहाँ पे है? अगला है दमदमा से सबसे अधिक समाधान प्राप्त हुआ है। दमदमा, मैक्सिमम सिमेट्री हैज बीन फाउंड फ्रॉम द दमदमा। अगला क्वेश्चन है कि अब एक क्वेश्चन है कि सबसे अधिक कहां से मानव कंकाल प्राप्त हुआ है? देखिए, लेखैया, लेखैया, लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल लेखैया कहाँ पे है? अगला है लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। ठीक है, हो गया। पैसा कहाँ पे है? खोपड़ियों का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पैसारा से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है कि मेसोलिथिक एज में किस जगह से कारखाना का साक्ष्य मिला, फैक्ट्री का साक्ष्य। कारखाना का मतलब आज वो नहीं है कि वहाँ माल उत्पादन होता था, वहाँ मतलब कि ये हुआ कि जो टूल्स होते थे ना, टूल्स, वो टूल्स को बनाया जाता था और उसको दूसरी जगह पर भेजा जाता था। मेसोलिथिक टूल्स को बनाया जाना, तो ऐसे कारखाने के बारे में पूछा गया है कि मेसोलिथिक एज का उस जगह का नाम बताइए जहाँ से कि ह्यूमन टूल्स पाए गए। तो उत्तर प्रदेश में दो जगह है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के